समुद्र सिर्फ मछलियों का नहीं बल्कि उसमें रहने वाले कई जानवरों का घर होता है, जिनमें से कुछ बेहद खतरनाक होते हैं और उनका मुकाबला सिर्फ समुद्री शिकारी ही कर सकते हैं। मैजी अपने साथ ऑर्फनेज में रहने वाले बच्चों को समुद्री शिकारी कैप्टन क्रो के जाबाजी की कहानियां सुना रही थी। जब जब समुद्र के खूंखार राक्षस समुद्री जहाजों के लिए खतरा बनते हैं, शिकारियों ने अपनी जान पर खेलकर राक्षसों को खत्म किया है। कैप्टन क्रो का द इनएविटेबल शिप और उनके साथी शिकारी सालों से समुद्री राक्षसों से जहाजों को बचाते आ रहे हैं। मैजी के साथ ऑर्फनेज में रह रहे सभी बच्चे उन शहीद शिकारियों के हैं, जिन्होंने समुद्री राक्षसों से लड़ते हुए अपनी जान गंवा दी थी, और मैजी भी उन्हीं में से एक है। मैजी अपने माँ बाप की तरह समुद्री शिकारी बनना चाहती है। ऑर्फनेज की लाइट्स ऑफ होने के बाद मैजी भी चुपके से शिकारी बनने निकल पड़ती है। शिकारियों का द इनएविटेबल शिप समुद्री राक्षसों के शिकार पर निकला हुआ था। कैप्टन क्रो समुद्र के सबसे बड़े राक्षस रेड ब्लस्टर को खत्म करना चाहते थे और रेड ब्लस्टर उन्हें मिल भी जाती है। पर इससे पहले कि कैप्टन क्रो रेड के खिलाफ जंग शुरू करते, समुद्र के एक दूसरे शिकारी जहाज पर किसी समुद्री राक्षस ने हमला कर दिया था और शिकारियों की जान खतरे में पड़ चुकी थी। कैप्टन क्रो के लिए फैसला मुश्किल हो गया था। एक तरफ रेड थी जिसे वो 30 साल से खत्म करना चाहते थे, तो वहीं दूसरी तरफ मुश्किल में पड़े शिकारी। तभी जैकब, जो बहुत होनहार और तेज शिकारी था, वो कैप्टन क्रो को शिकारियों के रूल्स याद दिलाकर शिकारियों के जहाज को पहले बचाने के लिए कहता है, जिसके बाद उनका जहाज दूसरे शिकारियों के जहाज को बचाने के लिए निकल पड़ता है। समुद्री राक्षस को हराना आसान नहीं था। सारे शिकारी अपनी जान पर खेलकर राक्षसों को खत्म करने में लगे थे। बड़ी मशक्कत के बाद शिकारी समुद्री राक्षस को मारने में कामयाब हो जाते हैं। कैप्टन क्रो समुद्री राक्षस के सींग ले आते हैं और ये सभी के लिए खुशी की बात थी। हाँ, पर रेड राक्षस के हाथ से चले जाने से सब थोड़े बहुत दुखी भी थे। उनके जहाज की हालत भी कुछ ठीक नहीं थी और इसीलिए कैप्टन क्रो ये डिसाइड करते हैं कि अब वो लोग अपना जहाज लेकर पहले पैलेस जाएंगे। वो वहाँ राक्षस को खत्म करने के बदले इनाम लेंगे और जहाज की मरम्मत करवा कर वापस आ जाएंगे। जैकब वहाँ पर जहाज पर मौजूद सभी शिकारियों को हौसला देता है कि वो सब वापस जरूर आएंगे और रेड राक्षस को खत्म कर देंगे। कैप्टन क्रो जैकब को उनके बाद इनएविटेबल जहाज की कैप्टनसी सौंपते हैं। कैप्टन को जैकब बचपन में समुद्र में ही मिला था और तब से ही जैकब को कैप्टन अपने बेटे की तरह मानते हैं। जैकब भी इस जिम्मेदारी को खुशी खुशी लेने के लिए तैयार हो जाता है। आज सारे शिकारी समुद्री राक्षस को मार गिराने का जश्न मना रहे थे। वही मैजी भी चुपके से शिकारियों के जश्न में पहुंच जाती है। वो जैकब से मिलती है और उसने अब तक शिकारियों के बारे में जो भी पढ़ा था वो सब उनको बताकर समुद्र में शिकार पर उनके साथ जाने की जिद करती है। बच्चे शिकार पर नहीं जाते हैं, ऐसा कहकर जैकब उसे जहाज पर साथ ले जाने से मना कर देता है। जैकब के मना करने पर मैजी कैप्टन क्रो के पास जाने लगती है, पर जैकब उसे वापस ऑर्फनेज भेज देता है। अगली सुबह शिकारी समुद्री राक्षस के सींग को लेकर राजा रानी के पास पहुंचते हैं, पर वहां उन्हें निराशा मिलती है, क्योंकि राजा रानी को ये खबर लग चुकी थी कि शिकारियों के जहाज को बचाने के लिए कैप्टन क्रो ने रेड ब्लस्टर को नहीं मारा है। इस बात से राजा रानी बहुत नाराज थे और अब वो शिकारियों से समुद्री राक्षसों को खत्म करने की जिम्मेदारी छीनकर सैनिकों को दे रहे हैं, और वो सैनिकों को ये जिम्मेदारी सौंपने के साथ साथ एक जहाज भी दे रहे हैं जो हथियारों और नई टेक्नोलॉजी से भरपूर था। कैप्टन क्रो तो जहाज को देखते ही समझ जाते हैं कि वो जहाज समुद्री राक्षसों का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, और इस बात पर कैप्टन क्रो की जनरल से बहस भी हो जाती है। कैप्टन क्रो तो अपना आपा ही खो देते हैं और जनरल पर बरस पड़ते हैं, जिसकी वजह से राजा रानी कैप्टन को जेल में डालने का आदेश दे देते हैं। मामले को बिगड़ता देख जैकब तुरंत वहां पहुंच जाता है और वो राजा रानी के सामने एक सल्यूशन पेश करता है। जैकब रेड ब्लस्टर को मारने का आखिरी मौका मांगता है और वो कहता है कि अगर वो रेड ब्लस्टर को खत्म नहीं कर पाए तो शिकारी हमेशा के लिए हार मान जाएंगे और इनएविटेबल शिप फिर कभी शिकार पर नहीं जाएगा। जनरल भी इस चुनौती को एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसके बाद पूरा प्लान रेडी कर कैप्टन क्रो अपने इनएविटेबल शिप और साथ ही शिकारियों के साथ समुद्र में पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर उन्हें पता लगता है कि जहाज पर छिपकर मैजी भी समुद्र में पहुंच चुकी थी। जैकब मैजी को पहचान जाता है और वो मैजी से कहता है कि वो उसे नेक्स्ट पोर्ट पर उतार देगा, क्योंकि शिकार पर जाना बच्चों के लिए खतरनाक हो सकता है। पर मैजी अपनी बातों से कैप्टन क्रो को कन्विंस कर लेती है। कैप्टन क्रो को जब पता चलता है कि मैजी भी किसी शिकारी की बेटी है और अपने माँ बाप की तरह शिकारी बनना चाहती है, तो कैप्टन क्रो मैजी को जहाज पर रुकने की इजाजत दे देते हैं। कैप्टन क्रो को उसके अंदर जैकब जैसी आग नजर आती है।
जहाज की होनहार शिकारी सारा मेजी को अपनी हिफाजत के लिए एक छोटा चाकू देती है। मेजी जहाज पर आकर बहुत खुश थी। अब आखिर वो दिन आ ही गया जब रेड ब्लस्टर शिकारियों के सामने था। मुकाबला बहुत खतरनाक हुआ और शिकारियों ने रेड ब्लस्टर को जहाज की रस्सी से बांध भी लिया था, लेकिन वो इतना बड़ा था कि पूरी इनएविटेबल शिप ही खतरे में पड़ जाती है। तो फिर जैकब शिकारियों की जान बचाने के लिए रस्सी को काटने को कहता है, पर कैप्टन क्रो उसकी नहीं सुनते हैं। लेकिन मेजी सभी को खतरे में देखकर रस्सी काट देती है। अब नाव तो बच जाती है, पर मेजी और जैकब रेड ब्लस्टर के पेट में पहुंच चुके थे। जैकब रेड ब्लस्टर को खत्म करने वाला होता है कि वो छींक देती है और दोनों उसके नाक से बाहर आ जाते हैं। अब रेड ब्लस्टर के पास मेजी और जैकब को मारने के बहुत मौके मिलते हैं, मगर वो उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाती है। उधर कैप्टन क्रो को लगता है कि उन्होंने जैकब को खो दिया है। उनके इनएविटेबल शिप में भी छेद हो चुकी थी और रेड ब्लस्टर को पकड़ने में भी वो नाकाम हो रहे थे। अब इन सारी सिचुएशन से निकलने के लिए कैप्टन क्रो मुकेश आइलैंड की विच बेटरबी से मदद लेने का फैसला करते हैं। उधर जैकब और मेजी किसी सुनसान आइलैंड पर थे। मेजी जैकब से कहती है कि उसे ऐसा लगता है कि रेड ब्लस्टर उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता है और इसीलिए हमें भी उससे लड़ाई खत्म कर देनी चाहिए। जैकब उसकी बात पर यकीन नहीं करता है। अगली सुबह मेजी को एक छोटा सा समुद्री राक्षस दिखाई देता है और वो उसके पीछे भागती है। जैकब उसे रोकने तो जाता है, लेकिन वो वहाँ मौजूद ढेरों अंडों पर चढ़ जाता है। अब अंडों से बहुत सारे राक्षस के बच्चे निकलकर जैकब और मेजी के पीछे भागने लगते हैं। आगे अपने बच्चों को वापस लाने के लिए उनकी राक्षस माँ भी आ जाती है। किसी तरह जैकब और मेजी उनसे बचकर निकलते हैं, लेकिन थोड़ी ही देर में उनका सामना एक और ब्रिस्ट क्रैब से पड़ जाता है। जैकब उसे नहीं लड़ पा रहा था और उनकी जान खतरे में पड़ जाती है, लेकिन तभी वहाँ रेड ब्लस्टर भी उनकी मदद को आ जाती है और तीनों मिलकर ब्रिस्ट क्रैब को भगा देते हैं। ब्रिस्ट क्रैब तो अब भाग चुका था, लेकिन अब मेजी और जैकब के लिए नई मुश्किल खड़ी हो गई थी। उनकी नाव में छेद हो चुका था और अब वो ज्यादा दूर तक समुद्र को नहीं पार कर सकते थे। यहाँ पर मेजी अब समझ चुकी थी कि रेड ब्लस्टर उन्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाना चाहती है और इसीलिए वो रेड ब्लस्टर से इशारों में मदद मांगती है। यहाँ पर हैरत की बात ये थी कि रेड ब्लस्टर उसकी बात समझकर उन दोनों को अपनी पीठ पर बिठा भी लेती है। वो मेजी के इशारों को समझकर उसी के बताए गए डायरेक्शन पर चलने लगी थी। हाँ, और यहाँ पर मेजी के लिए भी रेड ब्लस्टर उसका दोस्त था और इसीलिए वो रेड ब्लस्टर के पीठ में चुभ रहे सारे तीर को निकाल लेती है। अब मेजी और जैकब का सफर तो एकदम बढ़िया चल रहा था। उधर इनएविटेबल शिप भी विच बेटरबी के पास पहुँच चुका था। कैप्टन क्रो बेटरबी से रेड ब्लस्टर के बदले अपने खुशियों का सौदा करते हैं और बेटरबी उन्हें बदले में रेड ब्लस्टर को मारने के लिए एक पॉइजनस वेपन देती है, जिसे लेकर इनएविटेबल शिप दोबारा रेड ब्लस्टर को खत्म करने के लिए निकल पड़ता है। रेड ब्लस्टर जैकब और मेजी की मछलियां पकड़ने में भी मदद करती है। अब जैकब को भी यकीन आने लगा था कि रेड ब्लस्टर उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती है। जैकब मेजी की उस किताब को पढ़ता है जिसमें शिकारियों का इतिहास था। किताब को पढ़कर जैकब को समझ में आता है कि किताब में समुद्री राक्षसों के बारे में बहुत गलत चीजें लिखी हुई थी। किताब में तो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दी हुई थी। किताब पढ़कर उन्हें महसूस होता है कि मानो समुद्री राक्षसों को जानबूझकर दुश्मन बनाया गया है। अब मेजी और जैकब यही डिस्कस कर ही रहे थे कि तभी अचानक से समुद्र में तेज तूफान आ जाता है। जैकब और मेजी को तूफान से बचाने के लिए रेड ब्लस्टर उन्हें अपनी नाक के अंदर बिठाकर समुद्र के अंदर चला जाता है। समुद्र के अंदर गहराई में पहुंचकर उन्हें बहुत बुरा फील होता है, क्योंकि वहां हर तरफ जानवरों और इंसानों के कंकाल और जहाजों के टुकड़े पड़े हुए थे। ये शिकारियों और समुद्री जानवरों के बीच की लड़ाई के अंश थे, जिसमें दोनों ही पक्षों का हमेशा से नुकसान ही होता आया है। अगली सुबह जैकब और मेजी आइलैंड पर पहुंचने वाले होते हैं। मेजी जैकब से कहती है कि वो ऑर्फेनेज नहीं जाना चाहती है और जैकब भी अब कोई शिकार पर नहीं जाना चाहता है, तो क्यों ना वो दोनों एक परिवार की तरह एक साथ रहे। लेकिन ये सजेशन देने के बाद मेजी को थोड़ा सा अजीब लगता है और इसीलिए वो फटाफट से बात पलट देती है। आइलैंड पर पहुंचकर जैकब और मेजी रेड ब्लस्टर को थैंक यू बोलकर वापस जाने के लिए कहते हैं। इससे पहले कि रेड ब्लस्टर वहां से जाती, उसकी नजर सैनिकों के लड़ाकू जहाज पर पड़ जाती है, जिसे राजा रानी ने रेड ब्लस्टर को खत्म करने के लिए बनवाया था। सैनिकों की नजर भी रेड ब्लस्टर पर पड़ जाती है। सैनिक रेड ब्लस्टर पर हमला शुरू कर देते हैं। इधर रेड ब्लस्टर भी भड़क जाती है और एक ही बार में सैनिकों के जहाज के 2 टुकड़े कर देती है। जैकब और मेजी भी इस लड़ाई को रोकना चाहते
थे पर वो कुछ नहीं कर पाते हैं और इस लड़ाई में मेजी घायल हो जाती है। लेकिन तब तक तो इनएविटेबल शिप भी वहां पहुंच चुका था और जंग का आगाज हो चुका था। कैप्टन क्रो विच बेटर बी के पॉइजनस वेपन से रेड ब्लस्टर पर हमला कर देते हैं। पॉइजन की वजह से रेड ब्लस्टर बेहोश हो जाती है। शिकारी उसे जहाज से बांध देते हैं क्योंकि कैप्टन क्रो रेड ब्लस्टर को जिंदा राजा रानी को सौंपना चाहते थे। जेकब और मेजी भी अब इनएविटेबल शिप पर वापस आ चुके थे। जेकब और मेजी भी इस लड़ाई को रोकना चाहते थे पर वो कुछ नहीं कर पाते हैं और इस लड़ाई में मेजी भी घायल हो जाती है। मेजी घायल थी इसीलिए उसका इलाज शुरू हो जाता है। आगे जेकब कैप्टन क्रो को रेड ब्लस्टर को छोड़ने के लिए कहता है। वो सारी बातें उसे बताता है कि रेड ब्लस्टर ने किस तरह से उसकी जान बचाई थी, लेकिन कैप्टन क्रो पर बदले की धुन सवार थी और वो जेकब की बात को नहीं मानते हैं। मेजी को कैप्टन क्रो की बात पर गुस्सा आ जाता है और वो अपनी चाकू से कैप्टन क्रो पर हमला करने के लिए बढ़ती है पर जेकब उसे रोक लेता है। मेजी चाह कर भी रेड ब्लस्टर की मदद नहीं कर पा रही थी। वो रेड ब्लस्टर को बचाने के लिए कैप्टन क्रो की शिकारी साथी सारा को भी बताती है कि कैसे उसने उन दोनों की जान बचाई थी, लेकिन सारा भी मेजी की बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती है। आखिरकार इनएविटेबल शिप रेड ब्लस्टर को लेकर पैलेस पर पहुंच जाती है। वहाँ पर मेजी नोटिस करती है कि पैलेस के गेट पर जो निशान था वही निशान मेजी की किताब पर भी था और यहाँ तक कि वही निशान शिप पर भी मौजूद था, जिसे देखकर वो समझ जाती है कि ये सारी किताबें राजा रानी ने ही पब्लिश करवाई है। यानी कि समुद्री राक्षसों को राजा रानी ने ही बुरा बनाया है ताकि वो जनता से राक्षसों के नाम पर रेवेन्यू इकट्ठा कर सके। अब ये सब जानने के बाद वो रेड ब्लस्टर को बचाने के लिए उसकी रस्सी काटने लगती है। अब राजा रानी के सामने रेड ब्लस्टर को लाकर कैप्टन क्रो से मारने वाले होते हैं कि जेकब उन्हें रोक लेता है। इस बात से गुस्से में आकर कैप्टन क्रो जेकब पर हमला कर देते हैं और जेकब पानी में गिर जाता है। उधर मेजी रस्सी काट ही रही होती है कि तभी शिकारी सारा वहाँ पर आ जाती है, लेकिन वो यहाँ पर मेजी को रोकने नहीं आई थी, वो रस्सी काटने में उसकी मदद करती है। इसके बाद तो रस्सी कटते ही रेड ब्लस्टर उठ खड़ी होती है और वो हर तरफ तबाही मचाने लगती है। अब ये सब देखते ही राजा रानी समझते हैं कि शिकारी रेड ब्लस्टर को यहाँ उन्हें मारने के लिए लाए हैं और फिर तो राजा रानी सैनिकों को रेड ब्लस्टर पर हमले के ऑर्डर्स दे देते हैं। और तो और कैप्टन क्रो भी रेड ब्लस्टर को मारने के लिए बढ़ते हैं, जिसके जवाब में गुस्से में आकर रेड ब्लस्टर भी कैप्टन क्रो को निगलने वाली थी कि मेजी वहाँ आकर उसे रोक देती है। वो और जेकब मिलकर रेड ब्लस्टर को इशारे में लड़ाई खत्म करने के लिए कहते हैं और रेड ब्लस्टर मान जाती है। आगे मेजी पूरी जनता के सामने राजा रानी के झूठ का पर्दा फाश कर देती है। वो सबको बता देती है कि अपने लालच में आकर राजा रानी ने बहुत मासूमों की जान ली है और इसीलिए उन्हें अब ये सब खत्म कर देना चाहिए ताकि शिकारी और समुद्री जानवर चैन से अपनी जिंदगी गुजार सके। जनता के सामने बेनकाब होने के बाद राजा रानी रेड ब्लस्टर को छोड़ देते हैं। कैप्टन क्रो भी शिकार छोड़ देते हैं। जेकब और मेजी अब एक परिवार की तरह रहने लगते हैं।